जो मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। हम पिछले व्याख्यान में अलाउद्दीन खिलजी के विषय में चर्चा कर रहे थे और जैसा कि हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी जब 1296 में शासक बना तो उसने एक दरबार लगाया और उस दरबार में अपने सहयोगियों को, अमीरों को, रिश्तेदारों को, विभिन्न अधिकारियों को बुलाया और उसमें उसने घोषणा की कि मेरे दो सपने हैं। मैं विश्व विजेता बनना चाहता हूँ सिकंदर महान की तरह। और इस अवसर पर उसने सिकंदर सानी अर्थात सेकंड अलेक्जेंडर सेकंड की उपाधि धारण की। और दूसरा उसने अपना स्वप्न बताया कि मैं एक नया धर्म चलाना चाहता हूँ। लेकिन इन दोनों ही चीज़ों को उसने त्याग दिया क्योंकि उसका एक घनिष्ठ मित्र अलाउल मुल्क था जो कि दिल्ली का कोतवाल था। उसने सलाह दी कि अब परिस्थितियाँ सिकंदर महान जैसी आपके पास नहीं है और न ही आपके पास सिकंदर महान जैसा कोई गुरु है जिसकी सहायता से आप विश्व विजेता बन सकते हैं। इसलिए आप विश्व विजेता की ओर अग्रसर न होकर भारतीय उपमहाद्वीप को जीतने का ही प्रयास करें। भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित करें जिससे अलाउल मुल्क के विचारों से अलाउद्दीन खिलजी है वो सहमत हो जाता है। और जो उसका पैगंबर नया धर्म चलाने का जो इरादा था उसके विषय में भी अलाउल मुल्क ने सलाह दी अलाउद्दीन खिलजी को कि धर्म चलाना पैगंबर का काम है, एक शासक का काम नहीं है, इसलिए आप इस विचारधारा को भी त्याग दें। तो अलाउद्दीन खिलजी है इन दोनों चीज़ों को त्याग देता है, लेकिन वो एक भारत में विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। और इसके लिए जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक विशाल सेना की आवश्यकता थी और इस विशाल सेना की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, वेतन देने के लिए उसके पास कई अल्टरनेट थे जिसके अंतर्गत उसने राजस्व को काफ़ी अधिक बढ़ाया। 1/2 भाग है भू राजस्व का लिया जाता था। इसके अलावा कई प्रकार के कर लगाए और जो आपके विभिन्न साम्राज्यों से लूटा गया माल है वो भी उसके पास था। और इसके अलावा जो इसने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किया उससे भी उसको राजस्व हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद भी वह एक विशाल सेना रखने में असमर्थ था, जिस सेना की सहायता से वह न केवल विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था अपितु उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत को भी सुरक्षित रखना चाहता था और इसके लिए उसको पैसों की आवश्यकता थी। इसलिए उसके अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में आया जैसा कि वह कुछ ऐसी व्यवस्था करे जिसके द्वारा कम पैसों में जो सैनिक है वो अपना गुजारा कर सकें, उनकी दैनिक आवश्यकता की चीज़ों की पूर्ति की जा सके और सैनिक संतुष्ट भी रहें। इसके लिए उसने एक नवाचार किया क्योंकि एक दूरदृष्टि विजनरी शासक था और जिसको बाजार नियंत्रण प्रणाली या मार्केट इकोनॉमी सिस्टम कहा जाता है। और इस बाजार नियंत्रण प्रणाली का उल्लेख बर्नी की तारीख़ी फ़िरोज़शाही में मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी इस बाजार नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बाजार नियंत्रण प्रणाली का जो उद्देश्य है वो जनता की भलाई करना नहीं था अपितु एक विशाल सेना है, कम खर्चे पर एक विशाल सेना रखने की समस्या का समाधान करना था। और उसी उद्देश्य को लेकर के उसने विभिन्न चीज़ों के जो सैनिकों को कम कीमत पर है वो विभिन्न चीज़ें उपलब्ध हो सके इसकी व्यवस्था की, जिसको बाजार नियंत्रण प्रणाली कहते हैं। ये बाजार नियंत्रण प्रणाली है वो दिल्ली में थी या उसने अपने पूरे साम्राज्य में लागू किया, इस व्यवस्था के विषय में है वो विभिन्न इतिहासकारों में मतमतांतर है। बर्नी है वो लिखता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली केवल दिल्ली में ही लागू की गई थी, किंतु बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंधित जो कथन मिलते हैं उससे ज्ञात होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली केवल दिल्ली में लागू की और दिल्ली के अलावा साम्राज्य के किसी अन्य भाग में लागू नहीं की। मतलब कहने का मतलब ये है कि उस समय का अलाउद्दीन खिलजी के समय का एक प्रसिद्ध इतिहासकार बर्नी, जिसने तारीख़ी फ़िरोज़शाही लिखी, उसका मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये बाजार नियंत्रण प्रणाली पूरे साम्राज्य में लागू नहीं की अपितु दिल्ली में लागू की
जबकि के.एस. लाल जिसने खिलजी वंश का इतिहास लिखा, उसका मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली है वो दिल्ली में लागू की। तो के.एस. लाल और बर्नी है, उनका मानना है कि दिल्ली में लागू की। जबकि अन्य इतिहासकार जिसमें फरिश्ता है, बनारसी प्रसाद है, वो है बनारसी प्रसाद है, वो के.एस. लाल और बर्नी के मत को नहीं मानते हैं और वो मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली दिल्ली के बाहर भी लागू की। अलाउद्दीन खिलजी का सेना का बहुत बड़ा भाग, जिसके लिए उसने ये प्रणाली दिल्ली के बाहर भी लागू की, और इसके लिए फरिश्ता कहता है कि उसने स्वयंवदुपुर है जहाँ जाइन नामक स्थान पे सैनिकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक बड़ा अनाज संग्रह भी बनाया। चाहे जैसा भी हो, लेकिन ऐसा ही माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली है वो दिल्ली में लागू की। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या थी। जैसा कि मैंने आप बताया कि अलाउद्दीन खिलजी की विश्व इतिहास के अंदर एक अद्भुत विशेषता मानी जाती है उस समय की तत्कालीन विश्व में, कि उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली के द्वारा एक विशाल सेना रखी और अपने उद्देश्य में सफल रहा। इसके लिए उसने सबसे पहले है वो वस्तुओं के भाव है वो निर्धारित कर दिए, वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए, और जो देने की आवश्यकता की चीज़ें थी उन सभी वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए। और जिसकी विस्तृत सूची है वो जियाउद्दीन बर्नी है, वो अपने ग्रंथ तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही के अंदर है वो देता है। जैसे उदाहरण के लिए गेहूं की जो कीमत है वो 7.5 जितल प्रति मन था, जौ की 4 जितल प्रति मन था, चने की 5 जितल प्रति मन था, चावल की 5 जितल प्रति मन था, उड़द की 5 जितल प्रति मन था, मोट की 3 जितल प्रति मन था, शक्कर का 1.5 जितल प्रति मन था, गुड़ का 1/3 जितल प्रति मन था, मक्खन और घी का 1 जितल प्रति मन था, सरसों का तेल का 1 जितल में प्रति 3 सेर था, मतलब मक्खन भी सेर में होता था, नमक है वो 1 जितल में आधा मन आ जाता था। तो इस तरह से उसने वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए। और बर्नी है कि तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही में इसकी सूची मिलती है, जिसके विषय में मैंने कुछ भाव वो आपको बताए। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग भाव निर्धारित कर दिए, जिसमें 3 बाज़ार वो मुख्य रूप से था। एक कपड़ा बाज़ार था, एक अनाज बाज़ार था, एक दासों का, और जो मवेशी हैं और जानवरों का और घोड़ों का बाज़ार था। इस तरह से अलग अलग जो चीज़ हैं उनके अलग अलग जो बाज़ार है वो निर्धारित कर दिए, अलग अलग मार्केट बना दिए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य वो किया, उसने इन बाज़ारों की वस्तुओं की नियमित आपूर्ति हो सके, उसके लिए घुमक्कड़ व्यापारी, जिसको बंजारा कहा जाता था मध्यकाल में, उनको नियुक्त कर दिया। वो चीज़ों को बाज़ार से ला करके अपना निश्चित लाभ लेकर के दिल्ली के व्यापारियों को अपनी चीज़ों को बेच देते थे। और दिल्ली के लिए कपड़ा मुल्तान से आता था और देवगिरी से लाया जाता था, जबकि अनाज है दुआब, जो कि अब एक फर्टाइल एरिया था, वहाँ से लाया जाता था। और मुल्तानी व्यापारियों से मुल्तान से कपड़ा खरीद कर लाते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 14 लाख टन के इन व्यापारियों को अग्रिम दे दिए कि वो विभिन्न स्थानों से जहाँ जो चीज़ें उपलब्ध है वहाँ पर अपना थोड़ा बहुत मुनाफा वो लेकर के उन वस्तुओं को है वो दिल्ली में बेचें, और दिल्ली के लोगों के लिए उन वस्तुओं के भाव निश्चित कर दिए। अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के भाव निश्चित करने के लिए व्यापारियों से भी सलाह ली, तो उनको कहा कि आप किसी वस्तु को कितने दाम पर बेचेंगे जिससे कि आपको नुकसान भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं हो। तो व्यापारियों ने जो बताया उसके आधार पर उसने वस्तुओं के भाव निश्चित कर दिए, और उन व्यापारियों को अग्रिम पैसा दे दिया, एडवांस में पैसा दे दिया कि आप भिन्न भिन्न स्थानों से वो सामान लेकर के आएँ और वो दिल्ली ला करके उसको बेचें, और इसलिए इसके लिए उनको एडवांस में पैसे भी दे दिए। तो इनको कारवा व्यापारी कहा जाता था, और इसके लिए एक दीवाने रियासत विभाग है वो बना दिया गया, जिसमें व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन होता था। और ये व्यापारियों के परिवार के लिए भी यमुना नदी के किनारे इनको बसा दिया गया। तो दीवाने रियासत वाणिज्य मंत्री होने के साथ साथ समस्त बाजार नियंत्रण प्रणाली का इंचार्ज भी है वो होता था। तो समस्त बाजार व्यवस्था के लिए एक व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन विभाग है वो बना दिया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रत्येक बाजार में एक अधिकारी नियुक्त भी किया गया, जिसको सेना मंडी कहा जाता था। ये महत्वपूर्ण अधिकारी था जिसको बाजार का अध्यक्ष कहा जाता था। और इस सेना मंडी का मुख्य कार्य ये था कि वो देखता था कि व्यापारी किसी प्रकार की बेईमानी तो नहीं कर रहा है। यदि कोई व्यापारी बेईमानी करते हुए पकड़ा जाता था तो उसको कठोर दंड दिया जाता था। और इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी है वो अपने दासों को थोड़े पैसे दे करके है वो भेजता था सामान लाने के लिए। यदि कोई कम तोलता था, ज़्यादा पैसे लेता था, तो उसका उतना ही मांस उसका लूट लिया जाता था। तो इससे व्यापारी भयभीत रहते थे और वो कम नहीं तोलते थे। तो सेना मंडी है वो एक प्रकार से वस्तुओं के भाव निश्चित ले रहे हैं, कम तो नहीं तोल रहे हैं, करप्शन तो नहीं हो रहा है, उसका वो ध्यान रखता था।
तो सेना मंडी के अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने मनिहान और बरीद मंडी नामक अधिकारी है की भी नियुक्ति की गई, जिसका मुख्य कार्य विभिन्न बाज़ारों में दैनिक रिपोर्ट सुल्तान को देता था। और जो बरीद है और जो मनिहान जो गुप्तचर थे वो समय समय पर अलाउद्दीन खिलजी को देते थे कि बाज़ार में क्या चल रहा है, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं चल रहा है, वस्तुओं के भाव जो उन्होंने सूची जारी की वही है वो है या नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज संग्रह करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि स्वयंभूपुर में एक अन्नागार का निर्माण भी करवाया। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की, मार्केट इकोनॉमी सिस्टम, जिसमें वस्तुओं के भाव निश्चित कर दिया गया और अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग मार्केट निश्चित कर दिए गए और बाज़ारों के अंदर वस्तुओं की कमी नहीं हो उसके लिए कारवा व्यापारी नियुक्त कर दिए गए और व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन के लिए दीवानी रियासत विभाग बना दिया गया। और इसके अलावा मार्केट में वस्तुओं के भाव नियंत्रित हो इसके लिए सेना मंडी अर्थात बाजार का अध्यक्ष है वो नियुक्त कर दिया गया। और जो विभिन्न अधिकारी और नियुक्त कर दिए गए जो कि अलाउद्दीन खिलजी को बाजार की दैनिक आवश्यकता की रिपोर्ट है वो समय समय पर देते थे। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है वो बिल्कुल सफल रही और इसके इस बाजार नियंत्रण प्रणाली के द्वारा है अलाउद्दीन खिलजी है वो एक अपनी जो विशाल सेना है वो रखने के अंदर सफल रहा। और उस विशाल सेना के द्वारा न केवल वह अलाउद्दीन खिलजी है वो एक विशाल साम्राज्य भारत के अंदर है वो स्थापित कर सका, अपितु उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत से होने वाले जो मंगोल आक्रमण है उससे भी वो रक्षा कर सका। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है वो एक प्रकार से शक्ति पे आधारित थी, एक शक्तिशाली शासक ही उसको लागू कर सकता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के साथ ही ये जो प्रणाली है उसका जो पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो शासक बना वो इस बाजार नियंत्रण प्रणाली है उसको वो समाप्त कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी के साथ ये जो एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी वो समाप्त हो जाती है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका जो इम्पैक्ट ये पड़ा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जिस उद्देश्य से बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी वो पूर्ण रूप से सफल रही, पूर्ण रूप से सक्सेसफुल रही। और इस प्रणाली के लिए कुछ हानिकारक परिणाम भी रहे, कुछ ड्रॉबैक भी हैं इस प्रणाली के। तो इस प्रणाली के फलस्वरूप दिल्ली का सारा व्यापार चौपट हो गया क्योंकि बाहर के व्यापारियों ने दिल्ली पर आना बंद कर दिया था क्योंकि उनको उतना पैसा नहीं मिलता था। और इस प्रणाली के फलस्वरूप दोआब के किसानों को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उनको भूमि कर चुकाने के बाद अपना शेष अनाज जो समस्त मूल्य का जो कारवा व्यापारियों को देना पड़ता था वो अन्य जगह नहीं दे सकते थे, जबकि अन्य जगह उनको ज़्यादा पैसा मिल सकता था। तो इस तरह से दोआब के अंदर किसानों को भी नुकसान हुआ और दूसरे व्यापारियों को भी है वो नुकसान हुआ। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का जो इस बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू करने का जो मेन उद्देश्य था कि वो एक विशाल सेना है वो रख सके, जिससे उसका सपना था कि वो भारत के अंदर एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर सके, वो उद्देश्य है वो उसका पूरा है वो हो जाता है। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है हम कह सकते हैं कि वो सक्सेस है वो रहती है।